जब मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई तब वहाँ का मुख्य शासक छत्रपति होता था, लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे तो मराठा साम्राज्य का मुख्य शासक पेशवा बन जाता है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है कि जब छत्रपति वहाँ का मुख्य शासक होता है तो पेशवा वहाँ का मुख्य शासक कैसे बनता है, वो अपना अधिकार कैसे जमाता है? तो ये मराठा साम्राज्य में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको जो भी इसमें कन्फ्यूज़न है वो आपकी दूर हो जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी और वो मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बने थे। जब छत्रपति वो बने उसके बाद उन्होंने क्या किया कि राज्य की व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए उन्होंने 8 मंत्रिमंडल का एक ग्रुप बनाया, एक टीम नियुक्त की, जिसमें सबसे मेन होता था पेशवा। जो 8 मंत्रिमंडल उन्होंने नियुक्त किए थे उसको अष्टप्रधान बोला जाता था। तो उसमें से एक सबसे मुख्य होता था, वो होता था पेशवा। और उसके बाद ऊपर जो भी वहाँ का मुख्य शासक होता था वो छत्रपति होता था। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास वो सारे अधिकार थे जिससे कि वो किसी भी पेशवा को या किसी भी मंत्री को वहाँ से हटा सकता है, किसी दूसरे मंत्री या पेशवा को वहाँ पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन आगे चलकर यही पेशवा वहाँ का मुख्य अधिकारी बन जाता है, मुख्य शासक बन जाता है। वो कैसे बनता है आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो आगे चलकर 3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज उनके जगह दूसरे छत्रपति बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को छल से कैद कर लेता है और उसके बाद वो 11 मार्च 1689 को उनकी निर्दय मृत्यु करवा देता है। उसके बाद औरंगजेब रायगढ़ पर अधिकार करने के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी वहां भेजता है और उस सेना द्वारा वहां पर छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनके बेटे साहूजी महाराज को और उनके कुछ परिवार के लोगों को वहां पर बंदी बना लिया जाता है। लेकिन संभाजी महाराज का दूसरा बेटा राजाराम वहां से बच निकलता है कुछ मंत्रियों की सहायता से और आगे चलकर वो तीसरा छत्रपति बनता है। लेकिन वो कुछ टाइम तक शासन करता है। उसके बाद उसकी किसी बीमारी की वजह से 3 मार्च 1700 को मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका जो बेटा होता है वो सिर्फ 4 साल का होता है। तो उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, वो 4 साल के बेटे को वहाँ का चौथा छत्रपति बना देती है और जो शासन रहता है वो अपने अधिकार में ले लेती है और वहाँ पर बेटे को छत्रपति बनाकर वो शासन है वो खुद चलाते हैं। जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके 2 बेटे होते हैं आजम और मुआवजम, जो कि सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। तो आजम को अपना पड़ला थोड़ा हल्का लगता है, तो वो क्या करता है कि साहूजी महाराज को वहाँ से रिहा कर देता है और बोल देता है कि आप अपने राज्य में जाके सत्ता को संभालें और वहाँ से कुछ सेना के साथ आकर मेरी मदद करें शासन को दिलाने में। तो जब साहूजी महाराज अपने राज्य वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो शासन है वो उनकी चाची ताराबाई चला रही होती हैं। लेकिन वो वहाँ पर उनसे जाके कहते हैं कि इसका मुख्य उत्तराधिकारी मैं हूँ, तो मेरा राज्य मुझे वापस दो। तो ताराबाई उसके लिए मना कर देती हैं और उसके बाद ताराबाई और साहूजी महाराज के बीच युद्ध होता है। तो उसमें कुछ लोग तो उनके राज्य के साहूजी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं ताराबाई के साथ। तो इसी बीच जब उनका युद्ध होता है तो उसमें जो साहूजी महाराज हैं वो जीत जाते हैं और जो सत्ता है उनके हाथ में आ जाती है। और साहूजी महाराज को सत्ता दिलाने में मुख्य रोल होता है बालाजी विश्वनाथ का। इन्हीं के द्वारा साहूजी महाराज सारे मराठा साम्राज्य के मुख्य छत्रपति होते हैं। तो साहूजी महाराज इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं बालाजी विश्वनाथ से, और बालाजी विश्वनाथ इनके बहुत ही ज़्यादा चहेते हो जाते हैं। तो आगे चलकर 16 नवंबर 1713 को बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति साहूजी महाराज अपना पेशवा बना लेते हैं और पेशवा बनाने के साथ साथ उन्हें जो सत्ता है उसके मुख्य अधिकार भी दे देते हैं। इसके बाद मराठा साम्राज्य के सारे अधिकार पेशवा के हाथ में आ जाते हैं और पेशवा वहाँ का मुख्य अधिकारी या मुख्य शासक बन जाता है। लेकिन छत्रपति साहूजी महाराज के पास एक अधिकार रहता है
कि वो कभी भी पेशवा पद से इनको हटा सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो बालाजी विश्वनाथ थे इनके बहुत ही ज़्यादा चहेते थे, तो साहू जी महाराज इनको हटा नहीं सकते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नियम और बना दिया, जिससे उनके जो मंत्रिमंडल हैं इस पद को पाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। तो उन्होंने क्या किया कि बालाजी विश्वनाथ के वंशजों के लिए ये पद को नियुक्त करके छोड़ दिया, ताकि अगर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो तो उसके बाद उनके बेटे ही उस पद पर आएँ। क्योंकि ये पद इतना बड़ा था तो साहू जी महाराज को लगता था कि आगे चलकर हो सकता है इनके जो मंत्री हैं वो इस पद को पाने के लिए आगे लड़ाई झगड़े ना करें। तो उन्होंने उस चीज़ को रोकने के लिए बालाजी विश्वनाथ के वंशजों के लिए इस पद को नियुक्त कर दिया था, ताकि आगे चलकर उनके कोई भी मंत्री वगैरह इस पद के लिए लड़ाई झगड़े ना करें। उसके बाद से ही मराठा साम्राज्य के सारे नियमों के साथ पेशवा ही वहाँ के मुख्य शासक होते थे और वही वहाँ के शासन को चलाते थे। इसको आप एक एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, जैसे मराठा साम्राज्य में छत्रपति था और पेशवा था। तो मान लीजिए पहले जब छत्रपति शासन चल रहा था साहू जी महाराज के साथ, तो आप मान सकते हैं कि भारत में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, जब फिर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद को सारे नियम दे दिए तो वहाँ का मुख्य शासक कौन बन गया? प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही वहाँ पर साहू जी महाराज ने वहाँ जो पेशवा है उसको सारे मुख्य अधिकार दे दिए शासन के। तो वहाँ के शासन को वहाँ पर पेशवा चलाता है, प्रधानमंत्री चलाता है। और राष्ट्रपति के पास एक नियम बचता है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री है उस पद का उल्लंघन करता है तो वो संवैधानिक तौर पर उसको उस पद से हटा सकता है। इसी प्रकार से छत्रपति साहू जी महाराज के पास भी नियम था, अगर कोई भी पेशवा पद का उल्लंघन करता है तो वो उसको उस पद से हटा सकते हैं। लेकिन इसके बाद 15 दिसंबर 1749 को जब साहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद छत्रपति राजाराम द्वितीय साहू जी महाराज की जगह दूसरे छत्रपति बनते हैं। तब छत्रपति और पेशवाओं के बीच एक संधि होती है जिसको संगोला की संधि बोला जाता है, जो कि 1750 में होती है। और इसमें मुख्य रूप से जो छत्रपति के जो भी सारे नियम होते हैं, जो भी सारे रूल होते थे, वो पेशवाओं के हाथ में मुख्य रूप से पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद से जो मुख्य शासक है वो पूरी तरह से पेशवा बन जाता है और पेशवा ही आगे चलकर शासन करता है।